अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम जी, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं? यस सर, फाइन सर, थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? सर बेटर देन बिफोर सर। ओके ओके। अभी ये यूजर नेम एक अली, आपके अलावा एक और यूजर नेम ये कोई, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस जेंटलमैन? There are two attendees, please. One is Ali Gilani, the another is, but name is not appearing, please. Yes, sir, I am Siddharth. ओके ओके, तो जेंटलमैन आप नेम लिख देते ज्यादा बेहतर था। सर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जी जी, आप सजाद साहब कहाँ से हैं आप? सर मैं लाहौर कैंपस से। लाहौर कैंपस से, ओके ओके, प्लीज। ठीक है। हाँ जी, अली कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर, फाइन सर। आप सुनाए सर, आप कैसे हैं? बस वंडरफुल, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम इस वो जो चेंज वाला है उसको हम वाइंड अप कर लेंगे आज। और इन्होंने बड़ा लेबोरियस सा किया हुआ है, दैट इज मीन चेन 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 के अलावा कुछ इस टाइप की चीजें हैं। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अली, कोई क्वेश्चन इफ यू हैव? सर आई वाज अनेबल टू अटेंड लास्ट लेक्चर सर। हाँ तो चले, खैर उसमें वो मैं आज अभी ना क्लास के बाद में दो तीन हैं वो मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओके। एक्चुअली दिस इज टॉपिक दैट इज बिजनेस एथिक्स एंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसमें हम बिजनेस एथिक्स, व्हाई डज इट मैटर, लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स, 5 myths about business ethics, why use ethical reasoning in business, can business ethics are taught and trained one. This slide को ऐड करने का मतलब अली क्या समझते हो? सर लिजर्ड है सर, उसमें काफी ज्यादा कलर्स हुए हैं, जिसको बता रहे हैं सर कि उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग आई हुई हैं। हाँ, दैट इज व्हाट इसका मतलब है कि चेंजिंग, और चेंजिंग को हमने देखना है उस हवाले के साथ। तो दिस इज बिजनेस एथिक्स एंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट में business and governments operate in changing technological, legal, economic, social, political environments with the competing stakeholders and power claims. Stakeholder तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है stakeholders? सर जैसे जिनके पास वोटिंग राइट्स हो सर। नहीं बेटा, सिर्फ वोटिंग राइट नहीं है सर, जिनका कंपनी में स्टेक होता है। हाँ जी, जिनका स्टेक होता है। मैम, एक तो पहली बात है, वेलकम, आप आ गए हो सोनिया बेटा। थैंक यू जी। अच्छा जी, स्टेक स्टेक होता है, क्या होता है स्टेक? सर, बेनिफिट होता है सर किसी भी तरह का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट जिसको होता है कंपनी के अंदर। बेटा जी, बल्कि यूं समझे, बेनिफिट से भी ज्यादा लफ्ज इंटरेस्ट लिखें आप। ठीक। ऑल दोज पार्टीज हु हैविंग क्लेम्स, हु हैविंग some interest with the company would be called stakeholders. Okay. और जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बट दे आर द ओनर्स। और इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर द like shareholders. Now, for example, I being a teacher, I'm a stakeholder of the ICMAP. You as a student are a stakeholders of, ठीक है ना जी? तो
स्टेक होल्डर्स को हम इन्वायरमेंट में इस वजह से वो तमाम जो पार्टीज जिनके साथ हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, तो ये उस रिस्पेक्ट में ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। यू गॉट द पॉइंट सी? तो स्टेक होल्डर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ग्रुप्स एंड नेशंस दैट cause and respond to external issues, opportunities and threats. अच्छा, अब देखिए नेशन की बात है तो अमेरिका अगर एज ए होल्ड कोई डिसीजन एज ए ओवरऑल लेता है, उसे अगर पाकिस्तान को जो भी उसका इम्पैक्ट आता है, तो पाकिस्तान उस हवाले से एज ए नेशन कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। अभी बल्कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन like dialogue of America, of Afghanistan and Pakistan, तो पाकिस्तान भी कहता है जी आई एम द स्टेक होल्डर। इसका मतलब मैं इन डिसीजंस के अंदर जो अमेरिका और जो भी कुछ करेंगे, जो इन्फ्लुएंस, जो भी फैसला होगा, उसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जिस को मतलब उसका इम्पैक्ट होना है। वो अगर फौजें नहीं जाती हैं तो उसका असर हमारे ऊपर होता है, लिहाजा हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। Anyhow, the rate of change and uncertainty in which stakeholders and society must make and manage business and moral decisions have accelerated due to the impact of. तो चूंकि आपका टॉपिक साथ बिजनेस एथिक्स के साथ है और एंड चेंज मैनेजमेंट है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक विद दिस वन। और उसमें हमारे इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन, मर्जर्स, वॉर्स, मतलब है कि लाइक। अच्छा बच्चों, ये डीरेगुलेशन क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर, रिमूवल ऑफ रेगुलेशंस या चेंजिंग ऑफ रेगुलेशंस? नहीं, रिमूवल ऑफ रेगुलेशन। बेटा सोनिया आप बताओ। सर यही है रिमूवल ऑफ रेगुलेशन, मतलब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को खत्म करना। लेकिन ये जरूरी नहीं है। स्टेट बैंक क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। जी स्टेट बैंक क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है ना। यस सर, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूं कि स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है ना। यस सर। तो बेटा जी वो कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, कभी कम करता है, ठीक है। तो बहरहाल डीरेगुलेशन का मतलब तो रेगुलेट में जो जब आप डीरेगुलेशन है उसका मतलब है कि हाँ जी के रूल्स को, उनकी लेयर्स को कम से कम करना उसमें, ठीक है। मतलब लेकिन जब आप रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे लेते हैं तो रेगुलेशन में भी हाई में भी लो भी किया जा सकता है। अच्छा जी प्लीज, दिस इज एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड स्टेक होल्डर्स. Local, national and international environments are increasingly moving towards and into a global system of dynamically interrelated interactions among local, national and regional politics economies. So regulations, technologies, demographic and international laws हैं, economic, देखा हमारा जो economic environment, technological environment, political, governmental and regulatory, लीगल, डेमोग्राफिक्स वगैरह। तो इसी में फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट अप्रोच है, अब हमने उनको स्टेक मैनेज करना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना जी आप लोगों को? यस सर, यस सर। बार कट जाती है शायद। अच्छा मैं 1 मिनट जरा थोड़ा सा। सर क्लियर आ रही है सर, वो इंटरनेट का मसला होगा इनका। अच्छा अच्छा जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। सजाद आप बताओ बेटा। My voice is clear, Sajad? Excuse me. Sajad is not there. He is not available. Okay. Fahad, no. अच्छा जी प्लीज।
So stakeholder management approach is a way of understanding the effects of environmental forces and on specific issue that affect real-time stakeholder and their welfare. This approach attempts to enable individuals and groups to articulate collaborative win-win strategies based upon prioritizing issue, threats, and opportunities, mapping who the stakeholders are, identifying stakes, interest, and power sources, showing who the members of the coalitions are, and may become showing that each stakeholder's ethics and should be developing collaborative strategies and dialogue from a higher ground perspective to move plans and interaction to the desired closure of all parties. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी बच्चों? नो सर। अच्छा जी, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? चूंकि असल में हमने ethical solutions to business and organizational problems may have more than one right alternative, and sometimes no right solution may seem available. We can learn from case studies, role playing, and discussions about how our actions affect others in different situations. Laura Nash has defined business ethics, the study of how personal moral norms apply to the activities and goal of commercial enterprise, as dealing with the three basic areas of managerial decision making. Number one, choices about what the laws should be and whether to follow them. Choices about economic and social issues outside the domain of law. Choices about the priority of self-interest over the कंपनीज इंटरेस्ट। तीन बातें आई। एक तो ये है कि हमने लॉ उसको फॉलो कितना करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं जो आउटसाइड द डोमेन ऑफ लॉ होती हैं, और तीसरा आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। मसलन मैं क्लास को अगर मैं टाइम पे स्टार्ट नहीं करता तो ये एक एथिकल इशू आ जाता है कि जी मैं लेट अगर हो रहा हूं और उस वजह से स्टूडेंट के स्टडी के ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो नाउ दिस इज इशू ऑफ एथिक्स। तो लिहाजा इन चीजों को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो व्हाट आर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस? सर्वेज हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग रिकरिंग थीम्स टू prominent everyday ethical issues following businesses and their stakeholders. मसलन ये ethical कुछ issues हैं: manager lying to employees, office nepotism and favoritism, take credit for others' work, receiving offering kickbacks, stealing from the company, firing an employee for whistleblowing. What is this one, firing an employee for whistleblowing? Ma'am, Miss Sonia, बेटा आप बताओ। क्या फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर whistleblowing? जी, फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर whistleblowing का नहीं पता मुझे। अच्छा अली आप बताइए जी। सर कोई भी एम्प्लॉय सर जो एक्सपोज करे इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी। हाँ जी, देखो बेटा जी, ये इस तरह है, विसल ब्लोअर पर्सन होता है जो अगर कोई कंपनी में गलत काम हो रहा है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन सामने लाता है कि वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। जी सर। यहाँ क्लियर हुई बात? ठीक है, उसको हम क्या कहते कोई हैं? कॉन्फिडेंशियल डाटा वो शेयर कर देता है बाहर तो इसलिए उसे फायर कर देते हैं, ये कहा है? कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो काम जो गलत हो रहा है उस अनएथिकल। हाँ जी, गलत काम है। मतलब आपने फर्ज करें एक कॉलेज के अंदर आपने जहां एडमिशन हो रहा था 5 एडमिशन इलीगल कर दिए और वो आपको पता चल गया, आपने वहां शोर मचा दिया कि ये देखो जी ये काम गलत हुआ। वो जो बंदा बताने वाला है उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं और इस प्रैक्टिस को हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। अच्छा, अब अगर इस वजह से आपका बॉस अगर आपको फायर कर दे तो ये है फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर विसल ब्लोइंग। सोनिया बेटा क्लियर? ठीक है सर।
फाहद आप बताइए, इज इट क्लियर? मिस्टर फाहद? क्लियर है सर। थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज नाउ पेडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स, divulging confidential information or trade secret। ये है जी, divulge से मतलब है जाहिर करना। अगर confidential कोई information है उसको अगर आप ले आते हैं तो ये trade secrets होते हैं, वो अगर किसी को बता दें तो ये गलत है। Terminating employment without sufficient notice, using company property materials for personal use, these are sort of some unethical practices. Now, what are the unethical business practices? The most unethical behavior per one survey happen in the following area: government, sales, law, media, finance, medicine, banking, manufacturing। मतलब इसके अंदर ज्यादातर बिहेवियर है वो गलत आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, सेल्स में, लॉ में, मीडिया में, फाइनेंस में, मेडिसिन के अंदर, बैंकिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो कुछ बिजनेसेस प्रैक्टिसेस हैं जहां ये चीजें होती हैं। Why does ethics matter in business? Doing the right thing matter to employees, stakeholder, and public. For companies, it means saving billions of dollars each year in lawsuits, settlements, and theft. Tobacco industry, Dow Corning company, cost to business include ये है कि deterioration of relationship, डैमेज टू रेपुटेशन। मतलब अगर एक गलत काम होता है तो उससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप डिटीरिएट होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज टू रेपुटेशन होती है, डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड लॉयल्टी, इनइफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और एब्सेंटिज्म में भी प्रमोटेड। लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स में जो हमारे लेवल्स हैं, because ethical problems are not only an individual or personal matter, it is helpful to see the different level at which issues originate and how they move to others level। 5 levels हैं जो business level है। एक individual level होता है, organizational level है, associations level होते हैं, societal level हैं, और फिर international level है। और now asking question, key question। The following question can be asked when a problematic decisions or action is experienced or perceived before it comes an ethical dilemma। ये बेटा जी ये बताइए, anyone, अली, dilemma क्या चीज होती है? Ethical dilemma। सर नहीं हो रहा आइडिया सर। हाँ जी मैम सोनिया, बेटा जी बताइए। सोनिया बेटा बताइएगा। जी सर सिचुएशन। नो 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 नो, फाहद बताइए एथिकल डायलेमा क्या है? डायलेमा क्या होता है? सर कोई सिचुएशन है, मतलब अनएथिकल काम करने की वजह से कोई सिचुएशन आ जाती है तो बेटा वो तो आनी, तो उसमें क्या बुरा काम है? it becomes an ethical dilemma। एक मिनट लिखिएगा। देखो एथिकल डायलेमा पता क्या, एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप यू आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऐसा कोई काम जिसमें आपको मुश्किल हो कि ठीक क्या है और गलत क्या है, वो आपका क्या चीज बन जाएगी? डायलेमा। और डायलेमा की डेफिनेशन ही क्या बनती है कि सिचुएशन which is unclear, where choices are there but you are unable to decide कि मैंने क्या करना है। आप कहते हैं कि सर मेरे पास ये भी हो सकता है ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से हल क्या है। वो जो 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशन यू आर कन्फ्रंटिंग बट यू आर अनडिसाइसिव, यू आर अनक्लियर, तो दिस वुड बी कॉल्ड द डायलेमा। You got the point? Yes, Right, sir. Ethical dilemma is a situation where it is difficult to decide
कि whether this is right or whether this is wrong. ठीक है ना जी? So that's the dilemma. तो अब ये है, अब देखें इसमें क्या है, what are my core values and beliefs? जब आपको पता ना चल रहा हो कि मेरी core values क्या है और मेरे beliefs क्या है, what are the core values and beliefs of my organization? Whose values, beliefs and interests may be at the risk in this decision? Why? Who will be harmed and helped by my decisions or by the decision of my organizations? How will my own and my organization core values and beliefs are affected or changed by these decisions? How will I and my organization be affected by the decision? ये my dear, अगर इसमें आप इस सिचुएशन में कभी हों तो फिर समझिए आपका एथिकल डायलेमा स्टार्ट हो चुका है। और एथिकल डायलेमा का मतलब यह है कि यू आर नॉट क्लियर व्हाट शुड बी डन। 5 myths about business ethics. अली, myths क्या होती हैं? एक चीज सेट हो जाती है, वो अच्छी चीज है। हेलो सर, सर कोई भी जी सर गलत अफवाह सर, ये क्या है गलत कैसे? चीज सेट हो जाती है जो कि विदाउट सर, एनी रीजन हो रही होती है। सर ट्रेडिशनल कोई अफवाह या ट्रेडिशनल हिस्ट्री के ट्रेडिशनल कोई बेस के ऊपर। हिस्ट्री मतलब इस तरह हो, ट्रेडिशनल हिस्ट्री मतलब आ रही है इसकी चलते। कोई एक मिथ का मुझे नाम बताइए कि ये मिथ है सर। सर काली बिल्ली का सामने से गुजर जाना सर, क्या गलत है सर? और ये सर देखो, मिथ एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा बिलीव है जो अनटेस्टेड है, लेकिन आप उसे रूटीन में अज्यूम कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और उसी की बेस के ऊपर फैसले कर रहे हैं। ये मिथ्स होती हैं। जैसे एक आप सबसे बड़ी मिथ पता क्या, हमारे कॉलेजेस में क्लासेस में टीचर्स आपको आके शो कर रहे होते हैं कि क्लास बड़ी नालायक है, बच्चे पढ़ते नहीं है। बेसिकली क्या है, ये मिथ है। हालांकि इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं और जो सब कुछ करना चाहते हैं और उनमें पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, होता है, लेकिन टीचर नहीं मानते। वो कहते हैं क्लास नालायक है। उन्होंने आज से 10 साल पहले भी आके उन बच्चों को यही कहा और आज भी वही कहते हैं। ये उनका जो वे है, इसको आप क्या नाम देते हो? ये मिथ है। जब आप चीजों को बगैर साइंटिफिकली लिए हुए उन चीजों को उन्हीं बेसिस के ऊपर ट्रीट करोगे, जो पास्ट की इंफॉर्मेशन और जो पास्ट की जो चीजें हैं, और उसको रूटीन मैटर। हेलो राइट सर। हेलो 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 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो कौन सी गाड़ी है? जी, चलो मैटर बिजनेस एंड द सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, बंद हो गए। सर का डिस्कनेक्ट हो गया, आ जाते हैं।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई कनेक्टेड है? जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। यार सर किधर गए? पता नहीं यार डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर का डिस्कनेक्ट हो गया, मैं पता करता हूँ सर क्या मसला इशू। ठीक है जी। सही। अभी कितने स्टूडेंट्स और हैं यहाँ पे कनेक्टेड? 4 स्टूडेंट है बस। अच्छा, सही। तो सर का इंटरनेट का इशू बन गया, तो सर कहते मैं भी ज्वाइन करता हूँ 5 साल में। जी, सही है। हेलो। यस सर। हेलो। जी जी क्या? हाँ जी, आवाज आ रही जी मेरी? जी जी सर आ रही है। अब आ रही है। चले, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
नो प्रॉब्लम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी। अच्छा जी प्लीज, तो वी वर टॉकिंग रिगार्डिंग द myth. Myth is some sort of traditional practices, stereotyping, जो आप रूटीन में बगैर एनालिसिस के जो चीज़ पहले चल रही थी उसे उसे करते रहते हैं, तो ये आपकी मिथ्स होती हैं। और मिथ का मतलब ये है कि उसमें फिर कोई एडवांसमेंट नहीं होगी जब तक आप उनको मिथ के तौर पे लेते रहते हैं। अच्छा जी, आप देखिए एथिक्स में myth is what myth ethics is a personal individual affair, not a public or that is debatable matter. अच्छा, अब ये मिथ है कि अगर आप कहें कि सर ये मेरा पर्सनल मैटर है और इस पे कोई हमने डिस्कस नहीं करनी, तो एक्चुअली ये क्या है, एथिक्स के अंदर तो डिस्कशन वुड बी डन, और ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल अफेयर नहीं होता, बल्कि नॉट ये बल्कि नॉट ए पब्लिक, चूंकि जो एथिक्स है वो तो पब्लिक अफेयर है। मिथ टू है बिजनेस एंड एथिक डू नॉट मिक्स। अच्छा जी, वो कहते हैं जी बिजनेस अलग चीज है, एथिक्स अलग चीज है, हालांकि बिजनेस और एथिक्स एक इकट्ठी चीज होनी चाहिए। फिर मिथ 3 है एथिक्स इन बिजनेस इज रिलेटिव। वो कहते हैं जी कि बिजनेस और जो एथिक्स है बिजनेस में रिलेटिव का मतलब है कि वो वेरी करता है, मतलब है कि जी मैं अगर चाहूं तो थोड़ी सी मिलावट कर लूं, एक जगह ना करूं दूसरा बंदा कहे जी ऐसा ऐसा नहीं होता। गुड बिजनेसेस मींस गुड एथिक्स, ठीक है। अब अच्छे बिजनेस का मतलब है कि अच्छे एथिक्स, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एथिक्स हर जगह होती है। और इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग आर इमोरल के मतलब है कि जी वो कहते हैं जी कि इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग इमोरल का मतलब है कि ये ना कोई अच्छी चीज होती है ना कोई बुरी, एज सच इमोरल है, मतलब उसका कोई एज सच ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, ये भी एक मिथ समझी जानी चाहिए। Now, my dear, in fact, once we talk about regarding the like ये हमारे पास can business ethics be taught and trained? Ethics courses should not advocate a set of rules from a single perspective, not offer only one best solution to specific ethical problem, not promise superior or absolute ways of thinking and behaving in a situations. ये क्लियर है जी, इस पे कोई इशू? नो सर। Now please, can business ethics be taught and trained? Ethics courses and training can do the following: provide people with rationales, ideas, and vocabulary, help people make sense of their environment, provide intellectual weapons, enable employees to act as an alarm system for company practices, enhance consciousness and sensitivity, enhance moral reflectiveness, and strengthen moral courage, increase people's ability to become morally autonomous, ethical dissenters, or improve the firm's moral climate. Clear hai ji? यस सर। Now, can business ethics be taught and trained? One may further. Other scholars argue that ethical training can add value to moral environment of a firm and to relationship in workplace by finding a match between employers and employees' values, managing the pushback point, handling an unethical directive, coping with a performance system that encourages ethical means. तो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में माय डियर, हमने अगर इसकी ये 3 लेवल्स होते हैं, ये प्री कन्वेंशनल लेवल होता है जिसको हम सेल्फ ओरिएंटेशन कहते हैं, फिर दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल होता है, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। माय डियर, ये जरा ज़हन में रखिएगा, मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, ये सेल्फ ओरिएंटेशन, और दूसरा जो है वो कन्वेंशनल लेवल है, और तीसरा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अगर कोई आपने प्री कन्वेंशनल लेवल के ऊपर सिखाना होता है तो देखा उसको आप या तो पनिशमेंट से सिखाते हो या रिवॉर्ड से, बच्चे को टॉफी दे के या डरा के धमका के, ये प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। फिर आप आते हैं कन्वेंशनल लेवल के ऊपर,
ये अदर ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पे गुड रीजन और लॉ एंड ऑर्डर की बेस के ऊपर आप सिखाते हो कि आपने सिखाना है तो यू हैव टू गिव अ गुड रीजन। मैंने आपको कन्विंस करना है तो अब मैं डरा के नहीं कन्विंस कर सकता, बल्कि मैं गुड रीजन से या उसके लॉज और मैटर्स को बता के। तो ये अगर आप इस लेवल तक आ गए तो ये कन्वेंशनल लेवल है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये यूनिवर्सल ह्यूमन मैनकाइंड ओरिएंटेशन होती है। तो माय डियर, अब आप वो काम करते हो जो सोशल कॉन्टेक्ट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मसलन कि जिससे पूरे लोगों को, पूरी सोसाइटी को फायदा हो। अब वो काम, जब आप वो काम करना शुरू करते हो तो इसका मतलब आपका लेवल फिर कौन सा आ गया? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में दीज आर द पॉइंट्स। तो 3 लेवल मोस्टली दिस इज डिस्कस्ड। तो दैट इज व्हाट इट इज, अ प्री कन्वेंशनल, इट इज अ कन्वेंशनल, और इट इज द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। लिहाजा जो प्री कन्वेंशनल है उसमें लोगों को सिखाना है तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम। फिर आप कन्वेंशनल में आते हैं तो यू आर कन्विंसिंग टू समवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज की बेसिस कि जी लॉ फॉलो करना है, और यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ गुड रीजंस। और थर्ड वन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है कि जिसमें आप वो काम जो सोसाइटी के लिए बेहतर, वो खुद अपनी आप ही उसको करना चाहते हो और आप उसको कहते हैं। जी, ये हमारी 3 स्टेजेस हैं विच वी आर। इसके ऊपर अगर आप कोई बात करना चाहें तो प्लीज यू आर फ्री टू टेक। जी नो सर। अजीम, वेलकम भाई। थैंक यू सर। आपसे पहले आपके बेटे की आवाज आई है, बच्चे की। जी सर। ख्याल है, हम कहाँ गायब थे? सर वो लास्ट वीक में ना थोड़ी सेरेमनीज थी, मैरिज कजन्स वगैरह की, था इस वजह से थोड़ा बिजी था, क्लासेस नहीं ले सकता। चलें, आई होप सो कि नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस यू विल बी मोर रेगुलर वन। इंशाल्लाह सर। अच्छा जी माय डियर, अब आइए जरा हम थोड़ा सा, चूंकि हमने इसको चेंज के हवाले से और एथिक्स और चेंज मैनेजमेंट करनी है, तो स्ट्रेटजी इज अ चेंज इन डिस्गाइज कि मतलब हमने अपने आप को उसमें चेंज लाने के लिए डिस्गाइज करने की जरूरत होती है। तो वो क्या है कि अवॉइड कैरिंग अ चेंज मैनेजमेंट hammer, looking for change, challenge nails. Strategy is change. The challenge is understanding the type and degree of change. तो असल में जो strategy is change, the challenge is understanding. असल चीज है कि चैलेंज आपको सबसे अहम चेंज के लिए क्या होता है कि किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मसलन जब तक आप किसी चेंज को समझोगे नहीं तो योर माइंड वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। वो जो कर्ट लिवन का मॉडल हमने कहा था उसमें क्या है कि अनफ्रीजिंग, चेंज और फिर रीफ्रीजिंग। ठीक है ना जी? तो दैट्स व्हाट स्ट्रेटजी इज चेंज एंड डिस्गाइज में सबसे अहम इशू दैट वुड बी द चेंजिंग के हवाले से। तो माय डियर, रिकग्नाइज डिफरेंट स्ट्रेटजी पैराडाइम्स हैं। अच्छा, पहले तो बताएं ये पैराडाइम्स क्या होते हैं? इसको पैराडिगम नहीं पढ़ना प्ले जी। स्मॉल डायग्राम्स। स्मॉल डायग्राम, अजीम। सर कोई साइन वगैरह जी, जो स्टोरी, जिससे स्टोरी कोई प्रिडिक्ट हो रही हो, जिससे कोई स्टोरी रिजल्ट हो रही है। सोनिया आप बताओ बेटा। पैराडाइम क्या होता है? I'm talking with
सोनिया प्लीज, सोनिया बेटा बताइएगा। डिस्कनेक्ट ना हो गई हूँ सर। चले अली आप बताओ, पैराडाइम आपने क्या बताया था? सर मैंने बताया था कि स्मॉल डायग्राम्स या कोई भी मॉडल या पैटर्न। डायग्राम नहीं, असल में हाँ प्रोटोटाइप हो पैटर्न सकता कह है। लें, प्रोटोटाइप भी नहीं है, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप नहीं है। असल में पैराडाइम असल में स्कूल ऑफ थॉट, जो एक बिलीव और जो आपका एक जिसे अकीदा नहीं कहते, अब ये जी सर। उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जैसे फर्ज करें एडम स्मिथ ने कहा जी फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी को बिलीव करते हो तो इसका मतलब आपका पैराडाइम ये है, उसको मानने वाले हैं और उसको बेस बना के कुछ करोगे। जिस तरह कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या कम्युनिज्म, अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के हैं तो असल में वो जो एक खास थ्योरीज, रूल्स और एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको आप फॉलो करने वाले हैं, ये उसको मानने को हम क्या नाम देते हैं? पैराडाइम। ठीक है, ठीक तो है माय सर। डियर ये हैं वो मुख्तलिफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब जैसे कंपैरेटिव कॉन्ट्रैक्शंस, मेटाफोरिक ट्रांसफॉर्मेशन करना, इन्वेंटिव डिसरप्शंस। ठीक है ना जी। अब इन्वेंटिव डिसरप्शंस पता क्या चीज है? कि आप एक चीज जो बन रही है या नई, उसके अंदर आप कोई ना कोई उसकी खामियों को सामने लाओ कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, और उसको डिसरप्ट करो और फिर उसको इंप्रूव करो। चूंकि जब आप उसे मजीद क्रिटिकली सोचोगे, जैसे मैं एक आपको थ्योरी दूं, मैं कहूं जी इसको साबित करो कि ये गलत है या इसकी खामियां निकालो, तो जब ये इन्वेंटिव डिसरप्शन है, क्योंकि आप उसको डिसरप्ट करते हो और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, ये हैं वो आपके पैराडाइम। अब जैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और है, ये कंपैरेटिव काउंटर एक्शन में क्या है कि देखा है दो फोर्सेस जो एक दूसरे के काउंटर हैं, उसको आप दोनों को लेके चल रहे हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? मेटाफोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप एक चीज से दूसरी चीज में उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इन्वेंटिव डिसरप्शन क्या है कि एक चीज है उसको आप यू वुड लाइक टू इंप्रूव फर्दर विद दिस एस्पेक्ट्स। तो आई थिंक इसका मतलब है कि चेंज लाने के लिए, चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको स्ट्रेटजी पैराडाइम और उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। माय डियर, ये लास्ट टाइम मैं पहले ये आप लोगों से अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस चेंज, ये कोबलर रॉस का पहले मॉडल भी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि इंसान पहले शॉक में जाता है, फिर डिनाइल में जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन में होता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, और फिर एक्सपेरिमेंट वो करता है, और फिर डिसीजन लेता है, और फिर इंटीग्रेशन में चला जाता है। तो ये कोबलर रॉस का चेंज कर्व है। यहां तक आने के लिए ये देखिए, वो मुख्तलिफ स्टेजेस में उसे शॉक, पहले शॉक, फिर उसने डिनाइल किया, फिर फ्रस्ट्रेशन हुई, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर डिसीजन करता है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेता है। तो माय डियर, इंसान के अंदर जब भी चेंज आती है और नई चीज पहले उसको शॉक करती है, फिर डिनाई करता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वो डिसीजन करता है, और फिर इंटीग्रेशन होती है। इसको अली आप बेटा जरा इसके फेजेस बता दीजिए जरा दोबारा। सर शॉक, डिनाइल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एक्सपेरिमेंट, डिसीजन, इंटीग्रेशन। ओके, लिहाजा ये चेंजेस के। अच्छा, इसी तरह अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव कल्चर गोल। अच्छा पहले ये बताइए, ये कॉग्निटिव कल्चर गोल, कॉग्निटिव से यहां क्या मतलब है? सर कॉग्निटिव आई थिंक दैट मीन्स कि आपकी जो मेंटल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब? अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव कल्चर गोल।
सर जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, मतलब विन विन सिचुएशन वाला हो, मतलब कॉमन गोल्स हो। कॉमन गोल नहीं, कॉग्निटिव कल्चरल गोल क्या होते हैं? सर कलेक्टिवली सारे काम कर रहे हो, कल्चर ऐसा डेवलप्ड हो जिसमें कलेक्टिवली इंटरेस्ट सबके शामिल हो और सारे कलेक्टिवली उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बेटा जी, असल में कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर नॉलेज, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी चीज को आपके मेंटली उसको जानने की जो लेवल है उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉग्निशन। अजीम, आपने ऑडिट पढ़ी हुई है? बाकी बल्कि सब लोगों ने। जी सर, जी सर। बताएंगे असर्शन क्या चीज होती है? सर असर्शन किसी भी अकाउंट बैलेंस या जो आइटम होता है जैसे एसेट या लायबिलिटी, उससे रिलेटेड जो बेसिक अंडरलाइंग होता है जिसके बेस पे हम फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सर फैक्ट फैक्ट या बिलीव सर। फैक्ट या बिलीफ? हाँ जी अजीम, आप बताइए। सर नहीं याद नहीं आ रहा, नो आइडिया। हाँ, इसका मतलब है, अब मैंने जब आप लोगों से सवाल किया ना, सोनिया बेटा आप बताइएगा जरा, ये क्या होता है असर्शन? प्लीज सर सोनिया जब बेटा बताइए। जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो जो इश्यूज क्रिएट होते हैं ना हमारी स्टेटमेंट्स में, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं असर्शन का। उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि एक जैसे किसी अकाउंट बैलेंस में या फिर हमारी बैलेंस शीट में या फिर इनकम स्टेटमेंट्स में जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं ऑडिट से रिलेटेड, यानी कि कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है या कोई किसी का चीज किसी के अंदर चली गई है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है जो, उसको हम उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं असर्शन। पहली तो बात है, आई विल एडवाइज ऑल यू पीपल कि जिन्होंने ऑडिट पढ़ ली, पास भी कर ली, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है? यस सर। और ठीक है सर। अली ने जो बात कही है, अली आपकी बात इस हद तक, लेकिन उसको मजीद मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कि असर्शन वो फैक्ट्स हैं, वो स्टेटमेंट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मतलब ये वैसे मीनिंग। अच्छा, जो आप ऑडिटर के सामने रखते हैं कि जनाब इनको ये तो हमारे ये हो फैक्ट्स सकती है हैं, कि लेकिन अभी ये प्रूवन नहीं है। ट्रूली फेयरली प्रेजेंटेड हो फाइनेंशियल बेटा स्टेटमेंट जी में। इसका मतलब ये ट्रूली कंपनी एंड ने फेयरली आपको प्रेजेंटेड। कंपनी ने फैक्ट्स ऑडिटर के सामने रख दिए, लेकिन अभी उनको ऑडिटर ने अभी वो प्रूवन नहीं है, अभी वो टेस्टेड नहीं है। टेस्ट कौन करेगा? ऑडिटर। लिहाजा वो फैक्ट्स ऑडिटर जो करेगा। आपकी इनकम स्टेटमेंट के जो डाटा है, लेट्स से आप कहते हैं जी कि ये हमारे एसेट्स हैं, अब अगर आपने उसकी सपोर्ट को चेक करना है तो आप क्या चेक करोगे? आप अक्रंस को चेक करते हो, करेक्टनेस को चेक करते हो, एग्जिस्टेंस की और कंप्लीटनेस एविडेंस को चेक करते हो। एग्जिस्टेंट और अब ये जो टेस्टिंग राइट एंड से ऑब्लिगेशन पहले आ जो जाता है। ये जो टेस्टिंग से पहले जो डाटा होता है ना, वो जो कंपनी ने ऑडिटर के सामने रखा है, उनको हम असर्शंस कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये था कि मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछ के मैं पता क्या चेक किया है, ये वाला मामला ये नजर आ रहा है जी? जी सर। ये कॉग्निशन मैंने चेक किया, इसको कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन का मतलब है कि हाउ मच योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? यस सर। और आपकी उस चीज के बारे में जो लोगों ने की है ना,
सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर। हेलो हेलो। यार फिर डिस्कनेक्ट हो गए सर। हाँ आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो एडमिन चल रहे हैं, मतलब वो एडिड है इस चैट में? नो आइडिया। स्क्रीन चली गई है यार, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा। हाँ सर ऐसे ही। डिस्कनेक्ट हो गए यार, पहले भी हुआ था, इंटरनेट का मसला सर के। सर का डिस्कनेक्ट हो गया मैं भी। हेलो। जी सर। हेलो जी, सॉरी, आप आज पता नहीं क्या कोई उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जी प्लीज शुरू करें जी। जी सर। जी सर तो श्योर। अच्छा देखिए, ये इसको हम कहते हैं
कॉग्निशन। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि जो कल्चर बेसिकली क्या है कि जो आपके माइंड में जो वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस जो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, जो उसके मीनिंग आपके माइंड में होते हैं ना, ये है कल्चर, कॉग्निटिव कल्चरल गोल। अच्छा, अब देखें इसमें, देखें हम इधर से इधर की तरफ अगर आप देखें और फिर यहां से इधर की तरफ आप जाते हैं, ये वो एक, चूंकि आपने चेंज लानी है। देखें हम सब पहले कंप्लायंस, आई हैव टू डू दिस ए न्यू वे। रिएक्शन क्या है कि आई विल रिएक्ट टू दिस चेंज इफ आई मस्ट। फिर टेस्टिंग होती है, आई मस्ट अब्सॉर्ब दिस चेंज। फिर नेगेटिव परसेप्शन पैदा, आई फील थ्रेटन्ड बाय दिस चेंज। यहाँ आए, यहाँ से ये देखिए क्या है कि जो आपकी पहले अवेयरनेस आएगी, आई एम बीइंग टोल्ड अबाउट समथिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, आई नो व्हाई एंड व्हाट विल चेंज, फिर इंगेजमेंट आप करते हो, आई सी दिस इम्प्लीकेशंस फॉर मी और अस, फिर पॉजिटिव परसेप्शन पैदा होती है, आई सी द अपॉर्चुनिटी इन दिस चेंज, फिर टेस्टिंग होती है, आई विल पुट माई सेल्फ एट स्टेक फॉर दिस चेंज, फिर एक्शन होता है, आई विल एक्ट टू अचीव दिस चेंज, फिर कमिटमेंट आती है। तो ये है माय डे। अब देखो जरा आपका ये वाला लेवल और जरा ये कमिटमेंट का लेवल जरा देखो, आपका कॉग्निटिव कल्चरल गोल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट कि आप यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर की तरफ, ये जो रेड और ये है। और जब आप अवेयरनेस से अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट, पॉजिटिव परसेप्शन, फिर टेस्टिंग होगी। क्योंकि अगर पॉजिटिव परसेप्शन नहीं होती तो आप टेस्टिंग की तरफ जाओगे नहीं। टेस्टिंग को कर लिया, टेस्ट हो गई, पॉजिटिव रिजल्ट आए, फिर एक्शन में चले गए और फिर आप उसके ऊपर कमिटमेंट शुरू कर लेते हैं। यू गॉट इट? नाउ माय डियर, दिस इज द नेक्सस पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड चेंज। ये मेरा ख्याल आप लोगों के लिए बड़ा, चूंकि पॉइंट स्ट्रेटजी और चेंज किस तरह है, नंबर 1, ठीक है जी। और दिस इज सॉर्ट ऑफ सर्टेन पॉइंट, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा होती है, फिर सेटिंग द विजन, फिर गाइडिंग कोalitions होती है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स आते हैं, फिर वॉलंटियर दैट इज आर्मी या उसमें जो चेंजेस होती हैं, फिर बैरियर्स आते हैं, फिर आप रिमूविंग करते हैं, फिर शॉर्ट टर्म विन्स होती हैं, और फिर आप सस्टेन एक्सेलरेशन, और फिर उसमें कम्युनिकेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी और चेंज में हाउ चेंज बेसिकली इज ब्रॉड। ये एक एंगल जरा और था। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन पाथवे में ये आप पहले सेंस ऑफ अर्जेंसी जो हमने अभी बात, फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी, स्टेक होल्डर इनपुट, सो इंटरनल सॉर्ट होता है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, मेजर्स, और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बदला जाता है, और फिर स्ट्रेटजी रिव्यू, और आप उसको मीटिंग्स वगैरह करके जो चेंज लानी होती है वो चेंज आप ले आते हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, गाइडिंग कोalition, वॉलंटियर आर्मी, फिर ये शॉर्ट टर्म विन वगैरह, सस्टेन, और ये सारी जो चीज़ें हमने बात की, और यहाँ से यहाँ तक ये कम्युनिकेट है। और दिस इज बेसिकली नाउ यू नो, एक क्वार्टर्स 8 स्टेप ऑफ चेंज है। वो कहता है जी सबसे पहले अ पार्टिकुलर SOU स्टेटमेंट, create a vision statement, articulate the strategy, identify the and advocate the champions, create the initiative portfolio, assign to individual and rewards, align structure करें, और फिर align budgets करें, फिर review and recognize processes level, review and recognize at strategic level, और cement with the leadership and cultures like. So this is a sort of points. इसी तरह ये एक वो जो हमने स्ट्रेटजी एंड चेंज नेक्सस की पहले, ये भी वही चीज़ है ऑलमोस्ट। और ये है कीप इन माइंड, ये जो चीज़ें 1 2 3 4 5, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक चेंज दैट इज रिक्वायर्ड टॉप डाउन सपोर्ट ज़रूरी है। 3, टाइम इज योर एनिमी,
persist and be expedient. जरा इसको आप लोग बताएं कि टाइम इज योर एनिमी, persist and be expedient क्या मतलब है? सर चेंज के लिए कोई टाइम फ्रेम रखा होगा ना, विद इन विच आपने वो चेंज अचीव करना है, तो अगर वो उस टाइम फ्रेम के विद इन, अगर आप सपोज आपके गोल्स मीट नहीं हो रहे, तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड यू हैव टू अपग्रेड योर एफर्ट, अदरवाइज टाइम में फिर आप पॉसिबल नहीं होगा उसको करना इम्प्लीमेंट। हाँ, टाइम इज योर एनिमी का मतलब है कि सबसे बड़ा मुकाबला आपका टाइम के साथ है। मीन सबसे बड़ी एनिमी क्या है कि यू हैव टू चैलेंज योर टाइम, और आपने हर टाइम अपने चूंकि चेंज लाने के लिए, चूंकि चेंज में क्या है कि यू हैव टू, जो काम आप 30 मिनट में कर रहे हैं, नाउ दिस इज उसको एक्सपीडियंट मीन तेज करके यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम, अपने स्किल को इम्प्रूव करके यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम, और एफिशिएंसी इज वन ऑफ द बिग इशू। सो दैट्स व्हाट आई थिंक उन्होंने यहाँ पे क्या किया, टाइम इज योर एनिमी, तो परसिस्ट एंड बी एक्सपीडियंट। और फिर 4 में यू कांट ओवर मैनेज द चेंज, आप ओवर मैनेज करके चेंज नहीं ला सकते, और डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच द न्यू नॉर्मल। मतलब है कि जब तक न्यू नॉर्मल का मतलब है कि जो चीजें जैसे नई चेंज आके, नॉर्मल का मतलब है कि जब उस लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और मैक्सिमम ये है नॉर्मल। अगर चेंज आई लेकिन अभी चंद एक लोगों ने फॉलो किया, बाकी लोग अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब चीजें नॉर्मल नहीं है। तो एवरेजेस की तरफ जब लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दिस वन, उसको हमने ये बात दी है। नाउ यू नो जो प्रॉब्लम है, चूंकि स्ट्रेटजी की जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के अंदर पीपल माइट बी द प्रॉब्लम, प्लान प्रोसेस, ये एग्जीक्यूशन के अंदर sometime people would be problem, sometime your plan is problem, sometime your processes are problem। तो देखो चेंज जब आप लाते हैं तो स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपने प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो माय डियर दिस वुड बी द गोइंग टू बी द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। तो ये है वो चीजें जो आपके हवाले के साथ इसमें एथिकल और इन चीजों को किया गया। जी सर एक क्वेश्चन था, सर वो जो 5 पॉइंट्स आपने बताए हैं इससे पिछली स्लाइड में, जी जी सर इसमें ओवर मैनेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओवर मैनेज जी क्या देखो ओवर मैनेजिंग क्या चीज है कि मैंने मतलब एक काम आपकी लेट्स से क्लास है, अब क्लास को मैंने उसमें चेंज लानी है। अब चेंज फर्ज करें कि अगर एक डिजायर्ड चेंज जो लेक्चर के अंदर उसके मॉडल को चेंज करके या उसके जो मेथोडोलॉजी को चेंज करके, जो आप अगर 10 मिनट में उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पैनिक क्रिएट करके उसको ज्यादा ओवर स्मार्ट मजीद करके उसे 8 मिनट में लाना चाहेंगे 5 मिनट में, तो माय डियर वो चेंज नहीं आ सकती, ये ओवर चेंज है। मैं आपको इम्प्रूव तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कहूँ कि जी अली जो है वो इस तरीके के साथ बहुत ज्यादा चेंज में चला जाए, तो वो चेंज नहीं हो सकेगी, ये ओवर मैनेज है। आप एक स्टेप तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 10 स्टेप फौरन नहीं बदल सकते। अगर वो बदलोगे तो ये ओवर मैनेज की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, जब आपने किसी को चेंज को, तो वो एक मैनेजेबल जो चेंज है वो होनी चाहिए, ओवर मैनेज नहीं होना चाहिए। गॉट इट? राइट सर। जी, इसका मतलब जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो चेंज लानी होगी, और अगर उसको आप अननेसेसरी स्टेप्स लेके गैर जरूरी तौर पे, तो वो अल्टीमेटली क्या होगी, दैट वुड बी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ यू मे से द प्रेशर, और प्रेशर में चेंज नहीं आ सकती। हर काम के करने का, चेंज लाने का एक वे है, तरीका है। हाँ, चेंज डायनामिक हो सकती है, चेंज में भी वेरी स्टेबल वन, लेकिन अगर आप जो उसकी कैपेसिटी उसके अंदर रहते हुए चेंज लाओगे, तो दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज
it is impossible one line. जी हाँ जी, अच्छा जी, मेरा ख्याल हमने इन्होंने ऐसा किया है कि ये चेंज को, आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा लेबोरियस किए हैं और उनको, लेकिन अब सुन लीजिएगा कि चेंज के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ना है, जो मेन आपको चेंज की डेफिनेशन आनी चाहिए, चेंज की टाइप्स का पता होना चाहिए, वो चेंज आप की प्लस आपके वो जो चेंज प्रोसेसेस हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। वो जो कर्ट ल्यूमन का सर इम्प्लीमेंटेशन भी है ना, इम्प्लीमेंटेशन ये भी पढ़ना है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं बेटा, ये इम्प्लीमेंटेशन ही है तकरीबन, ये वही चीज है। अब आपने देखे, मेरी बात सुने, हमने चेंज लानी, मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी आपकी बन गई, स्ट्रेटजी की आपने एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा आप देखें, एग्जीक्यूशन के लिए फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। एक तो है चेंज आपने एट द टाइम ऑफ आइडिया क्रिएशन, जो आपके इन्वायरमेंट में चेंज आई है, लेट्स से योर पेस्टल इन्वायरमेंट इज बीइंग चेंज, political environment, your technological, economic environment, that has created opportunities or that has created threats, और आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करोगे। अच्छा लेट्स से जो आपने स्ट्रेटजी बना ली कि फॉर्मुलेशन हो गई, चूंकि एसएम के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 3 फेजेस है ना जी, या 4 फेजेस हैं। विलन कहता है कि जी स्ट्रेटजी एनालिसिस, ठीक है, फिर फॉर्मुलेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। अच्छा अब लेट से जब स्ट्रेटजी बन गई, अब हम आ गए इम्प्लीमेंटेशन। तो माय डियर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब आप उसको एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, नाउ यू नीड टू टेक अ सर्टेन कंक्रीट स्टेप। मैं फॉर एग्जांपल देखो, अभी हम एक बात मैं कहूं कि कल्चर एंड चेंज लाइक, अच्छा देखो, आपने अगर चेंज लानी है तो प्रैक्टिकली आपने कल्चर को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर कल्चर चेंज नहीं होता तो योर स्ट्रेटजी कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाट। अच्छा सेम, आपने अपनी टीम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना है। आपका पहले सिस्टम है, स्ट्रक्चर दैट इज अ चेन ऑफ कमांड में प्योर वर्टिकल सिस्टम। तो वर्टिकल सिस्टम और टीम डिफरेंट चीजें हैं। अब अगर आपने उसे टीम बेस करना है तो माय डियर, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिकली ब्रॉट अ चेंज इन योर सिस्टम, इन योर स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट। अच्छा इसी तरह अब फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन इश्यूज हैं। अब लोगों को डर है कि स्ट्रेटजी अगर वो चीज होती है और जब उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आपने जाना है, लोगों को डर है कि जी हमें नौकरियों से बाहर निकाल देंगे। अब ये एक प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई लोग उस नई स्ट्रेटजी को एक अच्छे तरीके से ऑप्ट नहीं कर रहे। अब उनके उस इश्यूज को, डिपार्टमेंटल इश्यूज को और मुख्तलिफ चीजों को, उनको आपने उन बैरियर्स को खत्म करना है, अदरवाइज आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आना, कल्चरल चेंजेस लेके आना, लोगों के वो जो उसमें माइंडसेट में कुछ खौफ है उनको लॉयल करना, उनको जो चेंज है उसके बारे में बताना कि चेंज इज नॉट हार्मिंग यू, रादर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर फैमिलीज, फॉर योर आई मीन कंट्री, फॉर योर सोसाइटी। हाउ? तो वो जब तक आप उनको नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा आप जैसे फर्ज करें कि आपने एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी लाएं, अब उसके लिए आपको एचआर वालों को, अपने लोगों को ट्रेन करना है। अब अगर फर्ज करें वो ट्रेनिंग नहीं देते तो स्ट्रेटजी तो एग्जीक्यूशन नहीं होती ना। तो ये है वो चीज कि आपको अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली लेकिन उसके मुताबिक यू हैव नॉट brought a changes in your system, in your implementation at that time, the allocation of resources, तो आई एम श्योर लाइक वो स्ट्रेटजी आपकी प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं होगी। मिस्टर असीम, डू यू थिंक क्लियर हुई बात? जी सर। सर ये जो आगे टॉपिक है वो
चेंज के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन का है या मैंने देखा नहीं है या नहीं वो सर वो चेंज के हवाले से है बस वो। अब मैंने मैं बताया चेंज ये के हवाले से पूछ रहा था। जी 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 बस हमने अब वो स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंट, चूंकि ये टॉपिक आपका उन्होंने ये डी के अंदर ना जी आपके डोमिनेंटली उन्होंने चेंज को पकड़ा मुख्तलिफ तरीकों से देखने की कोशिश की बहुत है। लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है ये भी, इसकी जरूरत नहीं है बेसिकली। मैं दैट इज नो नीड ऑफ दिस वन एक्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सर। लेकिन एमसीक्यूज पेपर अगर एमसीक्यूज पेपर आना है तो वो फिर सारा रीड करना पड़ेगा, एक दफा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती है कि वो जो एमसीक्यूज में आ जाए। हाँ लेकिन मैं वही बात कहता हूँ, मसलन वो क्या चीज आ सकती है भी, आपको टाइप्स ऑफ चेंज पता होना चाहिए, चेंज है क्या, ठीक है। चेंज की डायनामिक चेंजेस, एक जो चेंज है वो स्लो है, कर्ट ल्यूवन के मॉडल्स हैं और मॉडल्स हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना जी। और चेंज क्यों जरूरी है, चेंज का एसएम के साथ मतलब है कि जी, और चेंज एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन एट द टाइम ऑफ, ठीक है। असल ये है चीजें। और जो मॉडल्स हैं जो उनमें भी 2 3 4 बस मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स आपको, और इनमें सबसे बेस्ट जो ज्यादा जिक्र जिसका होता है वो कर्ट ल्यूवन का मॉडल है, क्योंकि ओबी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चेंज के लिए ये मॉडल ज्यादा प्रेवलेंट समझा जाता है और है। वो आपको पता होना चाहिए, उसकी स्टेजेस हैं जी, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अनफ्रीजिंग क्या है, चेंजिंग क्या है, चेंज क्या होती है, मूविंग जिसको हम कहते हैं, और रीफ्रीजिंग क्या होती है, एंड सो ऑन लाइक। तो ये है, इसको बहुत ज्यादा लाइक वो चीज की गई है। हाँ बल्कि चेंज का ताल्लुक अनसर्टेनिटी के साथ जोड़ा जा सकता है। अभी अब चीजें अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी किस तरह उसमें रेट ऑफ चेंज है। अब रेट ऑफ चेंज 2 किस्म की होती है, एक वेरी हाई वेरी लो। अगर रेट ऑफ चेंज हाई है तो एनवायरनमेंट आपका डायनामिक होता है, अगर लो है तो वो स्टेबल होता है। बट दीज आर सॉर्ट ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक, ठीक है जी। राइट सर। सर आप आपसे एक चीज और पूछ रही थी, मुझे एंड पे मेरा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। वो बेटा जी अभी हमने करना है। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, करना जो है उसके नोट्स या बुक आप अलग रेफर करेंगे क्या? मतलब जहाँ तो 10 मार्क्स था लेकिन वो सीमा की बुक में नहीं है। वो बेटा जी वो आई वुड मैनेज माई सेल्फ अगेन, PPTs would be available of this. ओके सर, थैंक यू जी। कोई अगर अभी we have a bit time for your general knowledge, for your subject wise. If any other questions, if you like, all the participants, so please. ये मिस्टर अनीक साहब हैं, ये नहीं बोलते जी, पता नहीं he is मिस्टर अनीक। जी सर। अनीक साहब आप बोल रहे हैं? अनीक जी सर मैं बोल रहा हूँ सर। आज वो एक्चुअली आज मैंने अपना कंप्यूटर चेंज किया है। दूसरा जो कंप्यूटर है उसका ना माइक्रोफोन खराब हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट। जी। तो अनीक साहब, यू आर फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, कहाँ से? आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। रावलपिंडी। जी। तो ठीक है। और कब से ज्वाइन किया हुआ है आपने? सर अभी ये एग्जाम के बाद, जो नवंबर एग्जाम था इसके बाद रिसेंटली ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, दैट्स गुड। अगर बहरहाल इट वुड बी प्लेजर इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, चूँकि हर स्टूडेंट का जो ब्रेन कंप्यूटर है वो अपना अपना है, और उसमें जो थॉट्स आते हैं हर एक के अपने अपने हैं। अगर उन थॉट्स को अगर आप सर की रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ेंगे वो भी ले लीजिएगा, अगर ग्रुप में अगर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सर की सारी जो पीपीटी है वो शेयर भी कर देंगे, तो आप परेशान। ये आप अजीम अनीक को बता रहे हैं? अजीम आप? जी सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो अनीक इसको अब आई होप सो कि आप रेस्ट ऑफ क्लासेस को आप जरा रेगुलर लीजिए, डिस्कशन करें, कुछ अपना इनपुट डालिए, ठीक है जी। जी सर। तो इंशाल्लाह ताला। और कोई चीज जी बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज? और लास्ट 3 लेक्चर्स की पीपीटीज नहीं थी सर, वो सेंड कर दीजिएगा। हाँ वो मैं इंशाल्लाह, सॉरी वो थोड़ा सा वो मैं
अब हमारा जी मॉड्यूल हम डी हो गया, अब हम ई की तरफ मूव कर रहे हैं जी, ठीक है। तो बस जल्दी से फिनिश करके प्रैक्टिकल जो एमसीक्यू है ना, मुझे उसका इंतजार है क्योंकि वो बहुत टफ है। चलो वो थोड़ा ठीक है इंशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस अगर करवा देना तो ज्यादा अच्छा है। चल इंशाल्लाह वो होती है जी, ठीक है, ठीक। और कोई चीज? थैंक यू सर। चले जी, ओके, कल मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। खुदा हाफिज।